हमारी खास चुनावी पेशकश दंगल के सितारे में हमारी मौजूदगी है इस समय सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा क्षेत्र के सनीचरा गांव में, और हमारे साथ दंगल के सितारे में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री एवं इटवा विधानसभा के वर्तमान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं, अभी हम लोग निवर्तमान नहीं हैं, अभी तो वर्तमान है, फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी जी। देखिए, हम पहली बार जब चुनाव लड़ने आए थे तब भी हमने अपने क्षेत्र की जनता से कहा था कि दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व काफी बड़े बड़े लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो मुख्यमंत्री का नहीं, सदन के अंदर का सबसे बड़ा पद विधानसभा अध्यक्ष होता है। माननीय मुख्यमंत्री भी माननीय अध्यक्ष की अनुमति से ही कुछ कहते हैं। उस पद पर दो बार हमारे पूर्ववर्ती विधायक आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी रहे, दो बार कैबिनेट मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, श्रम मंत्री रहे, लेकिन विकास की दृष्टि से हमारा क्षेत्र शून्य था। ये पीड़ा होती थी हम लोगों की, जब भी कोई हमारे क्षेत्र में आता था बाहर का आदमी तो कोसता हुआ जाता था कि कहां चले आए हम। तो इसलिए मैं तो कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर था, कोई करियर बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया था। पीड़ा होती थी इस बात की, और फिर ये लगता था कि केवल दूसरे को कोसने से काम नहीं चलेगा, खुद आगे बढ़कर यहाँ की समस्याओं का समाधान किया जाए, यहाँ के विकास के लिए सोचा जाए। तो मैं पहली बार भी विकास का एजेंडा लेकर चुनाव लड़ रहा था, और इस बार तो 5 साल में हमारी मोदी सरकार ने, हमारे योगी सरकार ने और हमने जो क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है उसी को लेकर चुनाव लड़ रहा है। सर, यहाँ इटवा की बात हम करें तो ये बाढ़ग्रस्त इलाका माना जाता है, रोजगार की बहुत समस्या है, इसके लिए सर क्या रोड मैप आपने तय किया है? देखिए, रोजगार, मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, अर्थशास्त्र का अध्यापक हूं, तो मैं जानता हूं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुरंत आप रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते, तुरंत वाली व्यवस्थाएं सरकार कर रही है मनरेगा के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लेकिन स्थायी रूप से अब रोजगार 2 तरीके होते हैं। एक तो सरकारी नौकरियां, जो रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष जो भर्तियां होती हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है प्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्राइमरी में टीचर की, इंटर और डिग्री में टीचर की हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, पुलिस विभाग में हो, 1.25 लाख लगभग बेसिक शिक्षा में, 1.5 लाख लगभग पुलिस में। लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए इतने वर्ष से काम नहीं चलेगा। दूसरा, रोजगार का सृजन होता है तमाम सारी योजनाओं, जैसे अभी हमारी सरकार योजना लेकर आई कि हर गांव में एक महिला मनरेगा मेट होगी, हर गांव में एक पंचायत सहायक होगा, ताकि विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए उनको तहसील और ब्लॉक पे चक्कर न लगाना पड़े। हर गांव में जो मोदी योगी सरकार ने मिलकर सामुदायिक शौचालय बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनके पास शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं थी, तो उनके लिए वहां पर एक उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया। एक बैंक सखी रखी गई कि महिलाएं बुजुर्ग जो बैंक तक नहीं जा पाते, बैंक की सुविधाएं, तो 58,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में 4 लोग रखे गए, लगभग 2.5 लाख लोगों को इस तरह से काम मिला। लेकिन जहां तक इस क्षेत्र के नौजवानों के रोजगार की बात है, वो रोजगार पाने के योग्य हों, इसके लिए मैंने 2 ठोस प्रयास किए हैं, और तीसरा प्रोसेस में है। एक तो फुल फ्लेज ITI बन रही है, 1 साल 2 साल में बनकर तैयार होगी। तो बच्चे आजकल प्राइवेट कंपनियों में भी जाते हैं तो हाई स्कूल इंटर BA करके उनको काम नहीं मिलता, उनको कुछ टेक्निकल नो हाउ चाहिए, वो प्रमाण पत्र ITI पॉलिटेक्निक का जरूरी होता है। 25.5 करोड़ की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण भी अपने क्षेत्र में करा रहा हूं, और 12 एकड़ जमीन हमने सुरक्षित कराई है। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है नेशनल स्किल सेंटर का। आजकल स्किल डेवलपमेंट का जमाना चल रहा है, जब से मोदी जी आए तब से वो प्रयास कर रहे हैं कि नौजवान स्किल्ड हो, ताकि जो टेक्निकल लोग चाहिए निजी कंपनियों को वो उनको मिल सके। दुनिया भर में उस तरह की ट्रेनिंग उस इंस्टीट्यूट में होगी, कंपनियां यहीं आएंगी, प्लेसमेंट होगा। तो अगले कार्यकाल में मैं इन्हीं चीजों पर थोड़ा और फोकस करूंगा, और ये प्रयास करूंगा कि कुछ बड़े उद्योग धंधे तो अचानक से यहां नहीं आएंगे, ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ऐसा मार्केट है। मैं समझता हूं, इसलिए राजनीतिक लफाजी नहीं करना चाहता, लेकिन छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, काला नमक को लेकर, बेकरी से जुड़े हुए, मुर्गी पालन को लेकर के, डेयरी से जुड़े हुए उद्योग, फूलों की खेती आजकल यहाँ 1-2 लोगों ने शुरू की है। तो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा, ताकि यहाँ के नौजवानों को यहीं स्थानीय स्तर पर वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी कर सकें और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें। सर, क्या मानते हैं, आप भी मानते होंगे कि 2017 वाली परिस्थितियां पार्टी के लिए नहीं है, किससे चुनौती मानते हैं इस बार जो है?
नहीं, अब ये अपने अपने विश्लेषण का तरीका है। 17 में हम केवल हमारी 2.5 साल की केंद्र की सरकार थी, मोदी सरकार। उस सरकार ने इतना काम किया था कि पूरे देश को एक विश्वास हुआ था कि जैसे गुजरात का विकास 10-12 सालों में मोदी जी ने किया, वैसे देश का विकास करेंगे। वो झलक दिख गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए, और तमाम चीजों को लेकर के जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था, वो चीजें हुई थी। और हम जो वर्तमान सरकार थी उस समय, तात्कालिक सरकार अखिलेश यादव की सपा सरकार, उसकी गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी। उससे मुक्ति दिलाने का आह्वान कर रहे थे। और तुरंत ही 5 साल पहले जनता ने बसपा सरकार की भी गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार देखा था। तो हम केवल लोगों को ये विश्वास दिला रहे थे कि आप हम पर भरोसा करिए, हम अच्छा करेंगे। लेकिन इस 5 साल बाद जब हम चुनाव में आए हैं तो हमने जो कहा था वो किया। चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, 86 लाख किसानों का 37,500 करोड़ का 1 रुपए से 1 लाख तक का कर्जा माफ किया। चाहे गोकसी रोकने की, अवैध बूचड़खाने बंद करने की बात हो, चाहे बिजली से, जिस प्रदेश में 4 घंटे बिजली नहीं आती थी वो भी 4 जिलों में ही आती थी, वो सभी 75 जनपदों में 18, 20, 24 घंटे बिजली देने का कानून व्यवस्था आज ऐसी है उत्तर प्रदेश की कि उसकी मिसाल पूरे देश में होती है। दंगा 5 साल में एक भी नहीं हुआ। एक आध आंदोलनों में लोगों ने तोड़फोड़ की तो ऐसी सजा उनको मिली कि अब देश भर में कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करता। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो अयोध्या में, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास हो, चाहे अयोध्या का नव्य अयोध्या के रूप में विकास हो, चाहे हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की टंकियों के माध्यम से हर घर नल की योजना हो, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। हम जनता विश्वास कर रही है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है। 5 साल पहले आप हमारे क्षेत्र में आए होंगे तो जिन टूटी फूटी सड़कों पर आए थे, आज वो परिस्थितियां आपको बदली हुई मिलेंगी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए जो परिस्थिति है वो 2017 से बेहतर है। सर, आप 2017 में जो है पहली बार चुनाव लड़े और मंत्री बने, ये एक आपकी उपलब्धि थी और बड़े नेता के रूप में, एक ब्राह्मण नेता के रूप में आप जो है प्रदेश में उभर रहे थे। लेकिन अचानक से जो है 2019 का जो साल था वो आपके लिए बड़ा ही खराब कर सकते हैं कि वो लेके आया। तमाम आपके ऊपर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जमीन विवाद, फिर भाई साहब का आपके WS में। तो क्या कहेंगे, ये विरोधियों की साजिश थी या फिर कुछ और? मैं इसको क्या कहूं, देखिए पहली बात तो राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आप कल्पना करिए, भाई की नियुक्ति यूनिवर्सिटी में हुई। मैं बेसिक शिक्षा विभाग का मंत्री हूं, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ यूनिवर्सिटी है। वो भी यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा विभाग के भी बहुत अधीन नहीं होता है, स्वायत्त संस्था होती है। उसकी मेरिट के आधार पर उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। EWS की कैटेगरी में किसी भाई की प्रॉपर्टी का, उसकी इनकम का अधिकारी भाई नहीं होता है, बेटा बेटी होते हैं, पत्नी होती है। लोग समझ नहीं पाए, EWS कोई BPL कार्ड नहीं है। EWS में जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, आवेदन करते समय, बाद में हो सकता है उसको कहीं से आमदनी होती, और जिसके पास 5 एकड़ से कम खेत हो। बड़ी संख्या में हम लोगों के क्षेत्र में जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं उसमें से 90% वही होंगे जो EWS कैटेगरी में होंगे, उनकी पर्सनल कैपेसिटी में देखा जाएगा। तो लोग समझ नहीं पाए, लोगों ने ज्यादा राजनीतिक तूल दिया। राजनीति इतनी घटिया स्तर की हो गई है, पहले कोई बच्चों के नौकरी, करियर, पढ़ाई, इन सब चीजों पर बात नहीं करता था। लेकिन उसमें भी हमारे परिवार ने जिस तरह की उच्च नैतिकता का पालन किया, बिना कुछ गलत होते हुए, तमाम सारे हाईकोर्ट के वकीलों ने नाराजगी व्यक्त की, क्यों रिजाइन करा दिए, ये मुकदमा लड़ते कहीं नहीं है। लेकिन परिवार को लगा कि अगर कोई बात समाज में ऐसी हो रही है जिससे हम लोगों की प्रतिष्ठा पर आ जा रही है, तो एक बड़ा निर्णय लेते हुए, सामान्यतः आरोप लगते हैं, साबित होते हैं, लोग त्यागपत्र नहीं देते हैं, लेकिन उसने त्यागपत्र दिया। जमीन को लेकर के, अरे भाई हम पति पत्नी दोनों एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी उनके लिए 2 कमरे का मकान बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो सोचेंगे कि हमारे माँ बाप दोनों प्रोफेसर थे, हमारे लिए क्या छोड़ कर गए। जितनी यहाँ जिस तरह से खरीद होती है, जिस प्रक्रिया में लोग बोलते हैं हम इतना रुपया लेंगे, इतना देते हैं, जो पूरा स्टैंप ड्यूटी जो सरकारी बनती है वो सब हमने सब जानते हैं, सारे विरोधी जानते हैं। लेकिन वो एक चूंकि बड़ी तेजी से हम लोकप्रिय हो रहे थे, क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे थे, हमारी पार्टी एक निष्ठावान सिपाही होने के नाते हमें जिम्मेदारियां दे रही थी। इतने नई राजनीति में पहली बार विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद देवरिया जैसे महत्वपूर्ण उपचुनाव का प्रभारी बनाया, तो इसको लेकर हमारे विरोधियों को बौखलाहट थी और ये सब प्रयास किया लोगों ने। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता हमारे परिवार के सदस्य की तरह है, हमको जानती है। सबने कहा आप चिंता मत करिए, हम ये साजिशें समझ रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं
कि जब हम चुनाव में हैं तो उन सब चीजों की कोई छाया नहीं है, जनता पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। सर, मैं प्रदेश स्तर की राजनीति की बात करूं कि ये बात मैंने 2014 में भी देखा, 2017 में भी देखा, 19 में भी देखा। आप नैरेटिव एक बड़ा मायने रखता है, चुनाव में नैरेटिव बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग शुरू में तो नैरेटिव आपका विकास होता है, लेकिन धीरे धीरे कहीं जाके इस बार के ही चुनाव की बात हम करें तो कहीं ना कहीं जो है वो गर्मी और ठंडी और उसके बाद जो है आपका ये जो है जिन्ना और तमाम जो ध्रुवीकरण की चीजें हैं उस पे आके, तो क्या विकास पे आप लोग का अब भरोसा नहीं रहा क्या चुनाव में? नहीं, हमारा नैरेटिव पहले भी विकास था, अब भी विकास है। केंद्र की जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भी पहली ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के, सामान्यतया सरकारें जब 5 साल बाद चुनाव में जाती हैं तो वो चाहती हैं कि कोई विवादित मुद्दे आ जाए ताकि हमारे काम की समीक्षा ना हो। एक पहली ऐसी सरकार है हमारे केंद्र की, मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार हो, हर 100 दिन पर, हर 3 महीने पर, हर 6 महीने पर अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज भी हम अपने विकास कार्यों को लेकर ही जनता के बीच जाते हैं। लेकिन अब ये राजनीति है भाई, जब कोई विपक्ष का नेता जिन्ना का गुणगान करेगा, भारत की 500 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए प्रयास करेगा, जिसकी स्मृति में मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं। अब अगर कोई जिन्ना को, जिसने भारत का विभाजन करा दिया, जिसने डायरेक्ट एक्शन की कार्रवाई कराते हुए लाखों हिंदुओं की लाशें ट्रेन में भर भर करके पाकिस्तान से भारत भिजवाई, अब कोई अगर उस जिन्ना को सरदार पटेल के समकक्ष खड़ा करेगा तो राजनीति में है तो क्या हम उसका जवाब नहीं देंगे? नहीं जवाब देंगे। जो जनता को लगेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का इस पर विचार क्या है। तो जब कोई बात राजनीति में उत्तर का प्रत्युत्तर होता है, जब कोई बात करेगा, उलझुल बातें करेगा, जब कोई मिथ्या आरोप लगाएगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। सर, आप संघ की पृष्ठभूमि से रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपज माने जाते हैं, उसके बाद आप शिक्षक बनते हैं बुद्धा पीजी कॉलेज में, इकोनॉमिक्स के आप विभागाध्यक्ष होते हैं। सर, क्या परिस्थितियां रहेंगी फिर आप राजनीति की तरफ जो है रुकी अपना जो है, कौन सी परिस्थिति? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। आप मेरे गांव आए हैं, आपने देखा है, मैं बहुत अभी तो मकान पक्का दिख रहा है, पिताजी ने धीरे धीरे करके 1 कमरे 2 कमरे बनाए। तो मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, बस इतना ही हुआ कि विधायक बनने के बाद थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग हो गई है और गेट लग गया है, क्योंकि पुलिस ने एक बार, आतंकवादियों ने जब कई विधायकों को धमकी दी थी तो पुलिस ने कहा कि साहब आपका खुला है दरवाजा, थोड़ा गेट बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसी गांव से पढ़ा, यही गांव की प्राइमरी में पढ़ाई हुई। बगल में खुनियाओं जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय, वहां के जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई यहां से पैदल जाकर किया। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई बांसी विधानसभा क्षेत्र में राधाकृष्ण इंटर कॉलेज तलपुरवा, वहां से किया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई में बस्ती गया, वहीं से ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया तो विद्यार्थी परिषद से गहरे जुड़ गया और धीरे धीरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते संघ की बैठकों में आना जाना शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का सानिध्य मिला, उनकी सादगी, उनकी राष्ट्रभक्ति और देश के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर करने को जब करीब से देखा तो बहुत प्रभावित हुआ विचार से। 2006-7 तक मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। बाद में स्वाभाविक है, भाजपा हो, विद्यार्थी परिषद हो और हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत होकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना से काम करते हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी संपर्क हुआ और पार्टी में एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ है जिसमें वैचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यकर्ताओं को विचारधारा के बारे में, देश के बारे में। तो उस प्रकोष्ठ से जुड़ गया और 2007 से लेकर के 2015 तक काम किया संगठन में। उसके बाद कई नेताओं ने भी कहा, और जब मैं अपने क्षेत्र में आता था और यहाँ की पिछड़ेपन की बात होती थी तो कुछ लोग टांट करते थे, अरे आलोचना तो सब लोग करते हैं, खुद करना पड़े तो पता चलता है। तो ये बात चुभती थी और कई ऐसे भी लोग थे हमारी पार्टी के जो कहते थे कि भैया हम लोग क्या करें, विवश होकर के 2 खराब लोगों में से एक को चुनना पड़ता है। आप पार्टी में इतने प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं टिकट मांगते? तो इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर के टिकट मांगा। पार्टी ने पहली बार में अवसर दिया और जनता ने एक बड़ी लड़ाई, लोग उसको हाथी चींटी की लड़ाई कहते थे। एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, सिंहासन पर बैठे हुए थे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और मैं तो बिल्कुल पैदल था, एक किसान के बेटे के रूप में, एक अध्यापक के रूप में। उस लड़ाई में इटवा की जनता ने आशीर्वाद दिया, विजय प्राप्त हुई। पार्टी ने भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया, मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री बनाया।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा जैसे विभाग में काम करने का अवसर मिला, तो मैं ईश्वर का, इटवा की जनता का और अपनी भारतीय जनता पार्टी का आजीवन ऋणी रहूंगा, रोम रोम ऋणी रहेगा। मैं अपनी पार्टी के लिए अपने आप को कभी भी न्यौछावर कर सकता हूं। सर, आपका जो मुझे याद है कि 2017 में जो है आप बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, निकटतम आपके प्रतिनिधि कहे जाए, तो उनसे 10,188 वोटों से आपने जीत हासिल की थी। क्या लगता है इस बार जीत का मार्जिन क्या होगा? देखिए, आप थोड़े पीछे जाइए। 2012 में हमारी पार्टी को 15,800 वोट मिले थे, चौथे स्थान पर थी यहां भाजपा, और वहां से निकलकर संगठन बहुत मजबूत नहीं था, कार्यकर्ता बहुत नहीं थे, क्योंकि 1993 में हमारे विधायक हुए थे स्वर्गीय स्वयंवर चौधरी जी, भाजपा थे। उसके बाद से 2017 तक कोई हमारा विधायक नहीं था, उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनवरत जो प्रयास था विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों को लड़ने के लिए, और जो मोदी जी की सरकार के कारण जो वातावरण बना था, तो हम 15,000 से 59,524 वोट पाए, 4 गुनी स्थिति में पहुंचे। कई तरह का लोगों में भ्रम भी था, नया लड़का है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा, और 2 ब्राह्मण नेता लड़ रहे थे, एक सिंहासन पर बैठा था, दूसरा जमीन पर था, तो बहुत सारी बातें थी, डर भी था। लोग कहते थे तत्कालीन सपा विधायक को कि वो सरकारी आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ बोलो तो मुकदमा दर्ज करा देते हैं, इसलिए लोग मुझे मना करते थे कि आप मेरे घर मत आइएगा भैया, आपको वोट देंगे। उनसे परिस्थितियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। समाज हमेशा भविष्य देखता है, कौन आगे साथ रहेगा, कौन हमारे साथ उठता बैठता है, कौन परिवार की तरह रहता है, कौन बेटे की तरह क्षेत्र की सेवा कर रहा है। लोग मुझे डांट भी लेते हैं, मेरा हाथ पकड़ कर ले जाकर के अपना सड़क, अपनी नाली, अपना आवाज दिखाते हैं, मुझसे नाराज होते हैं तो मैं मना भी लेता हूं, हमसे बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो मैं पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता हूं। तो मेरे साथ जो जनता का जुड़ाव है, जो सहजता है, और आज बड़ी फौज, हजारों कार्यकर्ता, अभी सूचना दें हम कि शाम को कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक करनी है, 1000 कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाएंगे इटवा में, उतनी बड़ी फौज इकट्ठी है। नौजवान मेरे साथ है, बुजुर्ग मेरे साथ हैं, किसान मेरे साथ है। तो अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बार नारा दिया है, अब की बार 1 लाख पार। तो मैं यही समझ रहा हूं कि 1 लाख से ज्यादा मत पाकर इस बार जीतेंगे। सर, यूपी में देखा जाए तो जैसे कि विपक्ष में चल रहा माहौल बना है, तमाम जो लहर की बात उठ रही है कि लहर नहीं है इस बार बीजेपी की, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी सीटें इस बार भाजपा को मिलेंगी? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कैमरा रख के अगर किसी गांव में चले जाएंगे, लोग समझ ना पाए कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी बात कहीं दिखाएंगे, राजनीतिक पंडित बहुत आश्चर्य में पड़ेंगे। इस बार चौराहे पर बैठकर जो समीक्षा कर रहे हैं, कई तरह की समीक्षा कर लेते हैं, 5 साल सरकार रही है, लोग नाराज होंगे, फिर मुसलमान इकट्ठा होकर के वोट डालेंगे तो सपा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन मैं तो अभी 1-2 दिन से नुक्कड़ सभा करना शुरू किया हूं, महीनों से, 2 महीने से गांव गांव घर घर घूम रहा था, और जो जनता के बीच उत्साह है, उनका चेहरा खिल जाता है जब वो भाजपा के प्रत्याशी को देखते हैं। और आपसे चुनाव बाद भी बात होगी, आप देख लीजिएगा। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार जो लहर है वो 17 और 19 से बड़ी लहर है। चलिए सर, अंतिम सवाल हम लेते हैं कि इस बार आप चुनाव जीतते हैं, और जितना ही है जैसा कि माहौल दिख रहा है, तो आप चुनाव जीतेंगे, जनता की, इटवा की जनता का सेवा का मौका आपको मिलेगा। तो क्या लगता है, एक ऐतिहासिक काम बताइए जो इटवा के लिए आपने सोच रखा है और आप वो करेंगे? नहीं, 5 बातें मैंने सोच रखी। अभी हमारी 4 परियोजनाएं प्रक्रिया में है। एक तो यहां कोई फायर स्टेशन नहीं था, हमने 3 एकड़ जमीन सुरक्षित करा दी है, पूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, केवल धन अवमुक्त होना बाकी था, तब तक आचार संहिता आ गई। तो अपनी तहसील, पूरी तहसील में नहीं है, जो इटवा और सूरतगढ़ 2 विधानसभाओं का ध्यान रखेगी, ऐसा फायर स्टेशन संदलजोत में। एक मिनी स्टेडियम, सामान्यतः जिले पर स्टेडियम होता है, लेकिन मेरे प्रयास से चेतन चौहान जी ने हर तहसील पर भी इसकी स्वीकृति दी थी। हमने 3 एकड़ जमीन इटवा डुमरियागंज मेन रोड पर चिन्हित करा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से रिकमेंड करके भारत सरकार को भेजा भी है, धन मिलते ही वो स्टेडियम का काम पूरा हो जाए। आज तक रोडवेज बस स्टेशन हमारे, अब आप कल्पना करिए, इतने बड़े नेता यहाँ थे, रोडवेज बस स्टेशन केवल इटवा में नहीं है, बाकी सभी तहसील मुख्यालयों पर है। उसके लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी थी। जमीन हम मार्केट के नजदीक चाहते थे, नहीं दे पाए थे, जमीन के लिए लगा हूं, जमीन मिलते उसको पूरा कराना। और एक हमारा जो नेशनल स्किल सेंटर है, जो मैंने कहा कि 12 एकड़ जमीन, वो भी हमने कौशल विकास विभाग को दे दी है। 125 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वहां पर पेंडिंग है, क्योंकि कोरोना के कारण धन के अभाव में वो नहीं हो पाया। और यहाँ के नौजवानों को यही रोजगार देने के लिए
कुछ 2, 4, 5 ऐसी छोटी औद्योगिक इकाइयां जिसमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत ना, ज्यादा पूंजी की जरूरत ना हो, जो लेबर इंटेंसिव हो, जहां लेबर की ज्यादा जरूरत हो, ऐसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराना, इन 5 बातों को लेकर अगले कार्यकाल में काम करेंगे। चलिए सर, जीत की आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। तो दंगल के सितारे हमारे खास चुनावी पेशकश में दंगल के सितारे में इस वक्त मौजूद थे इटवा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, और हम इटवा से यही आपसे इजाजत लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए विधानसभा में नए दंगल के सितारे के साथ। तब तक हमको दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सहारा समय के साथ।